ब्रह्मांड अभी बच्चा है, बूढ़ा नहीं हुआ। ब्रह्मांड विकास के संबंध में तरह तरह के सिद्धांत, परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, पर कोई भी यथार्थता के समीप नहीं लगता, क्योंकि ब्रह्मांड अति विराट एवं व्यापक है। धरती पर तो दूरियां, समय व गुरुत्वाकर्षण की समस्याएं भौतिकी के सामान्य नियमों व साधारण ज्योमेट्री के आधार पर समझी जा सकती है, परंतु जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये दूरियां अरबों खरबों किलोमीटर व समय करोड़ों अरबों वर्षों में नापने पर भी समझ से बाहर है। इन्हें आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। ब्रह्मांड के विभिन्न मॉडल इसके विकास को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। इसके मूल में यह परिकल्पना है कि ब्रह्मांड की संरचना अंदर से बाहर तक एक समान है। यदि इसे एक गेंद मान लिया जाए तो यह भी संभव है कि इसका मात्र वह ही भाग यूनिफॉर्म हो जिसे हम देख पाते हैं। यदि खगोल का अविज्ञात भाग किसी भी रूप में ज्ञात भाग से भिन्न है तो सभी बनाए गए मॉडल गलत ही माने जाएंगे। वैज्ञानिक यह भी परिकल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड की संरचना सभी दिशाओं में एक सी है, किंतु हो सकता है कि ऐसा ना हो। संभव है कि विभिन्न दिशाओं में उसकी संरचना असम हो, एसिमेट्रिक। विश्वविख्यात ज्योतिर्विद जॉर्ज एबल अपनी पुस्तक ड्रामा ऑफ द यूनिवर्स में लिखते हैं कि उपर्युक्त सभी शंकाओं व उलझनों का समाधान अध्यात्म ही दे सकता है। ब्रह्मांड के विकास का सिद्धांत सापेक्षवाद, रिलेटिविटी से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ समझा जाना चाहिए। वैसे गुरुत्वाकर्षण के सामान्य सिद्धांत अनुसार उत्पत्ति के थोड़े ही समय बाद विभिन्न तारों, नेबुलाओं आदि को गुरुत्व बल के कारण खिंचकर परस्पर समीप आ जाना तथा परस्पर टकराकर खत्म हो जाना चाहिए था। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए स्पष्ट ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में न्यूटन के सिद्धांत गलत हो जाते हैं। सापेक्षवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कहता है कि समस्त सृष्टि में कोई भी गति प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकता। यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण की गति भी प्रकाश के वेग से चलती है, अर्थात उसका वेग असीम है, ससीम है, असीम नहीं। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि धरती की दूरियां ब्रह्मांडीय दूरियों से अगणित गुनी छुटी हैं। ब्रह्मांडीय दूरियां करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष की होती हैं। अतः यदि वहां गुरुत्वाकर्षण की गति असीम मान ली गई तो बहुत बड़ी गलती होगी। वस्तुतः गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की गति का ससीम होना ही सामान्य सापेक्षवाद के सिद्धांत की मूलभूत मान्यता है। इस थ्योरी को यदि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जोड़ दिया जाए तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि अंतरिक्ष सपाट या समतल नहीं, वक्राकार है। धरती हमें मैदान सी नजर आती है, किंतु है गोलाकार। इसी प्रकार यदि हमें विराट रूप मिल जाए एवं हम अंतरिक्ष में खड़े होकर इसका अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि जब हम धरती की सतह पर चल रहे थे तो एक वक्राकार सतह पर चल रहे थे। वैज्ञानिक इसी प्रकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश या कोई भी अन्य विद्युत चुंबकीय तरंग जब अंतरिक्ष में चलती है तो उसका मार्ग सीधा ना होकर वक्राकार होता है। हमारे ज्ञान की एक सीमा है, फिर भी अंतः से उद्भूत जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक गवेषणाएं हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि ब्रह्मांड की ये शैशवावस्था है, अभी वह सतत फैलता जा रहा है। इसकी पुष्टि भौतिकी की उन गणनाओं से मिलती है जो विश्लेषण करके बताती हैं कि प्रकाश जो हम तक पहुंचता है वह अति दूरवर्ती तारों व नेबुलाओं से करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी तय करके धरती पर आ रहा है।
जब करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी निरंतर पार की जा रही हो तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस ब्रह्मांड का विस्तार कितना है व हमारी हस्ती कितनी नगण्य। हमारे सौरमंडल के अधिपति सूर्य को ही लिया जाए, उसके व धरती के बीच की दूरी 14 करोड़ किलोमीटर है एवं दूसरी परिभाषा के अनुसार 8.25 प्रकाश मिनट। क्योंकि इस दूरी को तय करने में प्रकाश लाइट को 8.15 मिनट लगते हैं। इस आधार पर यदि कोई एक प्रकाश वर्ष एवं फिर करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी का अनुमान लगाने का प्रयास करे तो हतप्रभ होकर रह जाएगा। ऐसी अकल्पनीय दूरियों से धरती पर आते हुए प्रकाश का अध्ययन करने के बाद खगोल वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि ये दूरियां निरंतर हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही हैं, ऐसा अनुमान है कि जब कोई दूरी 10 लाख प्रकाश वर्ष बढ़ जाती है तो उसके विस्तार की गति भी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। इस 50 किलोमीटर की संख्या को हबल कांस्टेंट नाम दिया गया है। इस कांस्टेंट का मान मात्र 50 किलोमीटर होना बताता है कि हमारा ब्रह्मांड विकास की दृष्टि से अभी लड़कपन में ही है। आज से 50 वर्ष पूर्व इस कांस्टेंट का मान त्रुटिवश 550 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति 10 लाख प्रकाश वर्ष मान लिया गया था। इस मान को आधार मानकर गणना करने वाले वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते थे कि ब्रह्मांड अब बूढ़ा हो चला है, इसका अंत अब समीप है। किंतु आधुनिक यंत्रों एवं संकल्पनाओं ने शोध को नए आयाम दिए हैं और अब यह प्रमाणित हो चुका है कि ब्रह्मांड अभी शिशु से किशोरावस्था में भी प्रवेश नहीं कर पाया है। विस्तार होते होते बूढ़ा होने व उसके नष्ट होने की कल्पना तो करनी ही नहीं चाहिए। नेबुलाओं का एक निश्चित गति से दूर हटना व क्रमशः दूर हटते जाने की गति बढ़ते जाने के हबल कांस्टेंट को समस्त ब्रह्मांड पर लागू होते देखा जा सकता है। खगोल वैज्ञानिक हबल भी कहते हैं कि जो नेबुलाएं अब दूर हटती जा रही हैं, वस्तुतः ये कभी हमारे समीप थी, किंतु उनके दूर हटते जाने की अवधारणा ने ब्रह्मांड के निरंतर फैलने के संबंध की अब पुष्टि कर दी है। किंतु इस फैलाव की कुछ तो सीमा होनी ही चाहिए। इसे समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने परिकल्पनाओं के आधार पर एक मॉडल बनाया है। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड का उद्भव एक अति सघन पदार्थ के विस्फोट बिग बैंग से हुआ। हो सकता है कि इसके बाद यह असीम पदार्थ अपनी अनंत यात्रा पर चल पड़ा हो एवं विस्फोट की परिणत स्वरूप इस पदार्थ के अनेक टुकड़े एक दूसरे से दूर भागने लगे और कई तारे, कोई ग्रह, कोई उपग्रह तथा कोई नेबुलाओं में परिवर्तित हो गए। एक ओर गुरुत्व की शक्ति इन्हें समीप खींचती है, वहां दूसरी ओर विस्फोट की शक्ति इन्हें दूर करती जा रही है। कितना विचित्र सृष्टा का खेल है यह। एक दूसरी विलक्षणता यह है कि स्पेस की वक्रता के कारण ब्रह्मांड एक नियत स्थान पर प्रकाश या पदार्थ को वापस लौटा देता है। पृथ्वी पर हम चले तो चक्कर लगाते हुए वापस वहीं आ जाएंगे। इसी प्रकार ब्रह्मांड की संरचना इस प्रकार की है कि ब्रह्मांड फैलते फैलते अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगा जहां स्थान काल की वक्रता के कारण वह वापस मुड़ गया है। इस प्रकार ब्रह्मांड इस चरमावस्था में पुनः सिकुड़कर उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जो विस्फोट से पूर्व थी। पुनः यह विस्तार क्रम चालू होगा और वही अनंत यात्रा पुनः चल पड़ेगी। ब्रह्मांड की यह विकास यात्रा क्या हमें अनवरत चलने की प्रेरणा नहीं देती?
विराट को ही हम परब्रह्म मानते हैं, जो कि अचिंत्य और असीम है। उसी की अनुकृति यह पिंड है। हम सभी उस विराट की तरह अपना यात्रा पथ बनाएं, सदैव स्फूर्तिवान बने रहकर इस अनंत यात्रा का आनंद लेते रहें। चला चली की दुनिया में अविचल की प्राप्ति करें। जीवन और मरण के चक्र में घूमते हुए इस विशाल ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र आए दिन उत्पन्न होते और मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। उनका जीवन काल अरबों खरबों वर्ष का है। उनका विस्तार अपनी पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, तो भी जन्म मरण के बंधनों में वे भी बंधे हुए हैं। क्या छोटे क्या बड़े, सभी काल के ग्रास बने हुए हैं। प्राणी ही नहीं, ग्रह नक्षत्र भी इसी नियति क्रम के आधार पर उदय और अस्त होते रहते हैं। ब्रिटेन के खगोल विज्ञानी फ्रेड हॉयल का कहना है कि ब्रह्मांड अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक फैलता ही चलेगा। ग्रह नक्षत्र आपस की दूरी बढ़ाते हुए आगे ही आगे दौड़ते चले जाते हैं। बीच में जो जगह खाली रह जाती है उसमें अपने आप हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है और फिर उससे नए पिंड बनने आरंभ हो जाते हैं। कैम्ब्रिज के अंतरिक्ष शोधन मार्टिन रॉयल का कथन है कि चिर अतीत में एक भयंकर विस्फोट हुआ था। उसी से गैसों के विरल रूप में छाए बादलों में गर्मी और तेजी आई। वे दौड़ने लगे और सघन बने। विल्सन तथा पालमेर ने सृष्टि का अंत कैसे होता है इस प्रश्न पर प्रकाश डालते हुए कहा है, द्रुत गति से फुलाव की ओर दौड़ते हुए ग्रह नक्षत्र अंततः थक जाते हैं। उनकी दौड़ शिथिल हो जाती है। तब उनका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन उभर कर आएगा और बूढ़े तारों में से सब एक दूसरे को निकट खींचने लगेंगे। तारे एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे और प्रलय का दृश्य उपस्थित करेंगे। उसके बाद इस टकराव से उत्पन्न हुई गर्म धूल द्वारा पुनः नवीन सृष्टि का क्रम चल पड़ेगा। इनकी दूरी तथा विस्तार परिधि को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन सूक्ष्मग्राही यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है जो पूर्ववर्ती तारकों से निस्सृत होने वाली प्रकाश किरणों को पकड़ने और परखने में समर्थ होते हैं। ये ग्रह नक्षत्र न केवल तरंगे फेंकते हैं, वरन उनका शक्ति प्रेषण जो सैकड़ों प्रकार का है, उनमें एक प्रेषण रेडियो शक्ति तरंगों का भी है, रेडिएशन। हमें उनकी जानकारियां इन रेडियो तरंगों के आधार पर ही होती है। पिछले दशक में डैनिश खगोलवेत्ता मार्टिन रियाटेड ने प्रचंड शक्तिशाली क्वासर किरणों के पृथ्वी पर आगमन का पता लगाया था। उनका उद्गम 8 अरब प्रकाश वर्ष माना गया है, किंतु इनका प्रभाव भी स्थिर नहीं। वह ज्योति हमसे प्रति सेकंड 2,40,000 किलोमीटर की चाल से दूर हटती चली जा रही है। इसका कारण वह फुलाव विस्तार की भगदड़ प्रक्रिया ही है। विस्तार एक्सपेंशन, सकुंचन कॉन्ट्रैक्शन, जन्म मरण, सक्रियता और विश्राम जैसे परस्पर विरोधी लगने वाले पर वास्तविक पूरक क्रियाकलाप के आधार पर ही सृष्टि की गतिविधियां चल रही हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अपनी स्थिति भी सदा एक जैसी नहीं रह सकती। आज की समर्थता कल की असमर्थता में परिणत हो सकती है। इसलिए वर्तमान का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने की ही बात सदा सोचनी चाहिए। इस पश्चाताप का अवसर नहीं आने देना चाहिए कि अमुक समय में हमें ऐसे सत्कर्म करने का अवसर था, पर हम उस समय आलस्य, प्रमाद अथवा लोभ मोहवश वैसा नहीं कर सके। आज का जीवन कल मृत्यु में परिणत होना ही है। जब इतने विशाल का एक ग्रह नक्षत्र एक जैसी स्थिति में नहीं रह सकते,
तो हम तुच्छ प्राणी कैसे सदा विकसित एवं समर्थ रह सकते हैं। ब्रह्मांड को देखने एवं समझने के लिए मानवीय जिज्ञासा अब इस प्रयास में संलग्न है कि सौरमंडल से बाहर निकलकर विश्व ब्रह्मांड की झांकी की जाए और अनुमान को प्रत्यक्ष में परिणत करके देखा जाए कि आखिर यह सारा प्रसार है क्या, है कैसा। सौरमंडल से बाहर निकलने के लिए हमें तीव्रतम गति की आवश्यकता होगी और दीर्घकालीन जीवन अभीष्ट होगा, अन्यथा अकल्पित दूरी तक पहुंचना और लौटना संभव ही कैसे हो सकेगा। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों के जो प्रयास चल रहे हैं उनमें आशा की क्षीण किरण दिखाई पड़ने लगी है। अब तक प्रकाश की गति को ही सर्वोत्तम गति माना जाता रहा है। प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलता है। आइंस्टीन कहते थे इससे तीव्र गति नहीं हो सकती, पर अब कर्क नेबुला की गतिविधियों का विश्लेषण करते हुए इस गतिशीलता का नया कीर्तिमान सामने आया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एल और डॉक्टर ज़ियाफे एंड डीन ने इस नेबुला के विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की चल रही गतिशीलता को प्रति सेकंड 4,15,200 मील नापा है, जो प्रकाश की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। इस नेबुला के मध्य एक छोटा सूर्य ऐसा पाया गया है कि जिसका तापमान अपने सूर्य से 100 गुना अधिक है। वह अपनी धुरी पर प्रति सेकंड 33 बार परिक्रमा कर लेता है। यह भ्रमण गति भी अब तक की कल्पनाओं से बहुत आगे है। काकभुशुंडी, ऋषि अगस्त्य, नारद आदि जैसे पुराण पुरुषों का उल्लेख मिलता है जो अंतरिक्ष यात्राएं करते रहते थे और दीर्घजीवी थे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए यूं दीर्घजीवी होना अनिवार्य मालूम पड़ता है, ताकि द्रुतगामी यानों पर सवार होकर जाने पर भी लंबा फासला पूरा करने में जो समय लगता है उतनी अवधि तक जीवित रहा जा सके। पर अब स्पष्ट हो गया है कि सामान्य स्वास्थ्य और सामान्य जीवन अवधि के लोग भी लंबी अंतरिक्ष यात्राएं करने में सफल हो सकते हैं। आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित सापेक्षतावाद के अनुसार, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, प्रकाश की गति से जरा कम वेग से चलने वाले नक्षत्रयान में समय की प्रवाह गति पृथ्वी पर समय की प्रवाह गति की अपेक्षा धीमी होती है। इसी बात को अधिक सरलतापूर्वक समझने के लिए यूं भी कहा जा सकता है कि अति तीव्रगामी यान में पृथ्वी की अपेक्षा समय धीमी गति से गुजरता है। प्रकाश की गति 1,86,000 मील 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। यदि अंतरिक्ष यान की गति इसकी 11% हो तो पृथ्वी पर जितना समय 100 वर्ष में गुजरेगा उतना समय अंतरिक्ष यान से 12 से 14 वर्ष के करीब होगा। पृथ्वी निवासी 30 वर्ष का युवक 100 वर्ष में 130 वर्ष का जरा जीर्ण हो जाएगा, किंतु अंतरिक्ष यात्री की आयु 14 वर्ष ही बढ़ेगी। दोनों युवक जब 100 वर्ष बाद मिलेंगे तो एक 130 वर्ष का होगा और दूसरा 44 वर्ष का। इस सुविधा का लाभ उठाकर नारद आदि अंतरिक्ष यात्री यदि दीर्घजीवी रहे हों तो आश्चर्य की बात नहीं है। सीमित ज्ञान को असीम तक पहुंचाने की जिज्ञासा की तरह सीमित व्यक्तित्व को असीम बनाने के लिए, अपूर्णता को पूर्णता में परिणत करने के लिए भी मानवीय अंतर क्षेत्र में प्रबल उमंगें उठनी चाहिए। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए तीव्रता की अनिवार्य आवश्यकता है। मंद गति से किसी प्रकार जीवन शकट को लुढ़कते
लुढ़काते रहने में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकती थी। आगे बढ़ने और अधिक पाने के लिए हमारी चेतना को, क्रियाशीलता को उसी प्रकार तीव्रगामी बनाया जाना चाहिए जिस प्रकार की सौरमंडल से आगे के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अधिक तीव्र गति प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। संकल्पों ने असंभव समझी जाने वाली बातों को संभव करके दिखाया है। भूतकाल की तरह भविष्य में भी वैसा ही होता रहेगा। सहकारिता और आदान प्रदान का ब्रह्मांड व्यापी तथ्य। सामान्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र अपना अपना अस्तित्व बनाए हुए व अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हुए अपना निर्धारित क्रियाकलाप चला रहे हैं। किसी का किसी से कोई परस्पर संबंध नहीं है। यह बात मोटी समझ से ही सही हो सकती है, वास्तविकता कुछ और ही है। वस्तुतः यह सारे ग्रह नक्षत्र एक ही सत्ता सूत्र में धागों में मनकों की तरह पिरोए हुए हैं और यह ग्रह नक्षत्र की माला एक ही दिशा में, एक ही नियंत्रण में गतिशील हो रही है। इतना ही नहीं, उनका परस्पर भी अति घनिष्ठ संबंध है। सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अमावस्या और पूर्णमासी को आने वाले ज्वार भाटे, कृष्ण पक्ष में वनस्पतियों का कम और शुक्ल पक्ष में अधिक बढ़ना चंद्रमा के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव का ही परिणाम है। सूर्य के उदय होने पर गर्मी व रोशनी ही नहीं, सक्रियता भी बढ़ती है। हवा की चाल तेज हो जाती है, वनस्पतियों में हलचल शुरू हो जाती है और रात्रि की जो निद्रा सबको सताती थी वह अनायास ही समाप्त हो जाती है। शरीरों की रात्रि वाली शिथिलता प्रातःकाल होते ही क्रियाशीलता में बदल जाती है। ऐसे ऐसे अनेक परिवर्तन सूर्य के निकलने से लेकर अस्त होने के बीच तक होते रहते हैं। परोक्ष परिवर्तनों का तो कहना ही क्या, उनकी श्रृंखला को देखते हुए तो वैज्ञानिक चकराने लगते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ इस धरती पर हो रहा है वस्तुतः सूर्य की ही प्रतिक्रिया मात्र है। वह सूर्य और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव की बात हुई। आगे चलकर यह प्रक्रिया समस्त ग्रह नक्षत्रों के बीच परस्पर पड़ने वाले प्रभावों के आदान प्रदान के रूप में देखी समझी जा सकती है। सूर्य की चमक चंद्रमा पर घटने बढ़ने से वह कितना अतिशय ठंडा और कितना अतिशय गर्म हो जाता है, इसकी नवीनतम जानकारियां चंद्र शोधों ने स्पष्ट कर दी हैं। पृथ्वी पर चांदनी भेज सकना चंद्रमा के लिए सूर्य के अनुदान से ही संभव होता है। अन्य ग्रह भी परस्पर ऐसे ही आदान प्रदान की व्यवस्था बनाए हुए हैं। एक दूसरे पर अनेक स्तरों के आकर्षण विकर्षण फेंकते और ग्रहण करते हैं। इसी आधार पर उनका वर्तमान स्तर और स्वरूप बना हुआ है। यदि इस प्रक्रिया में अंतर उत्पन्न हो जाए तो ग्रहों की वर्तमान स्थिति में भारी अंतर आ जाएगा और उनका कलेवर, मार्ग, स्वरूप आदि में अप्रत्याशित परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा। यह थोड़ा सा भी अंतर अपने सौरमंडल की स्थिति ही बदल सकता है और फिर उस हलचल से अन्य सौरमंडल भी प्रभावित हो सकते हैं और उसका अंत इतनी बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में हो सकता है जिससे सारा विश्व ब्रह्मांड ही हिल जाए। अपने सौरमंडल के ग्रहों और उपग्रहों का परस्पर क्या संबंध है और एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी खगोलवेत्ताओं को उपलब्ध हो चली है। वे इस अनंत ब्रह्मांड में बिखरे हुए असंख्य सौरमंडलों के परस्पर पड़ने वाले प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं और लगता है कि एक ही परिवार के सदस्य जैसे मिलजुल कर कुटुंब का एक ढांचा बनाए रखते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं और परस्पर बहुत कुछ लेन देन का क्रम चलाते हुए ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति बनाए हुए हैं। यह सब एक विश्वव्यापी प्रेरक और नियामक सत्ता द्वारा ही संभव हो रहा है।
वस्तुतः इस संसार में अकेला नाम का कोई पदार्थ नहीं, यह सब सुगठित और सुसंबद्ध है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु भी अपने गर्भ में कितने ही घटक संजोए हुए एक छोटे सौरमंडल परिवार की तरह गतिशील रह रहा है। इलेक्ट्रॉन आदि घटकों की भी परतें खुलती जा रही हैं और पता लग रहा है कि उनके गर्भ में भी और कितने ही समूह वर्ग विराजमान हैं। शरीर एक इकाई है, पर उसके भीतर जीवाणुओं की कितनी संख्या है, जितना इस समस्त संसार में जीवधारियों की मिलीजुली संख्या भी नहीं होगी। हर मनुष्य का व्यक्तित्व अन्य असंख्यों के सहयोग एवं प्रभाव को लेकर विकसित हुआ है। उसमें अपना कम और दूसरों का अधिक है। वैज्ञानिक अन्वेषक निरंतर इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारी धरती के भाग्य का ऊपर के लोकों तथा ग्रहों से सीधा संबंध है। सूर्य में एक विशेष प्रकार के ज्वाला प्रकोप फूटते हैं, सन फ्लेयर्स, तो धरती पर प्रचंड चुंबकीय तूफान उठते हैं और मानसिक दृष्टि से क्षीण व्यक्ति अस्त व्यस्त हो उठते हैं। उनकी कमजोरी, खीज और परेशानी बढ़ जाती है। इससे शराबखोरी, झगड़े टंटे, सड़क दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं आदि की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि मस्तिष्क के क्रिया क्षमता की अल्फा एनर्जी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंध है और धरती का चुंबकीय क्षेत्र आकाशीय पिंडों से जुड़ा है। इस तरह आकाशीय पिंड हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। पदार्थ में ऊर्जा कंपन के रूप में होती है। तीव्रतम कंपन की स्थिति में पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। जड़ पदार्थों की सक्रियता का कारण इलेक्ट्रॉनिक शक्तियां हैं। ये सौरमंडल की ही शक्तियां हैं। 22 फरवरी 1956 ईस्वी की रात्रि में सूर्य में प्रचंड विस्फोट हुआ और सौर कण धरती की ओर तेजी से दौड़े। उन्हीं सौर कणों की वायुमंडल से टकराहट से कई एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया में भयानक आंधी तूफान आए। विश्व ब्रह्मांड के कण कण में संव्याप्त इस पारस्परिक निर्भरता और सहकारिता के सिद्धांत को समझने का प्रयत्न किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि यहाँ अकेला कोई नहीं, मैं का कोई अस्तित्व नहीं। जो कुछ है वह सामूहिक है। हम सबकी भाषा के क्रम में ही सोचा जाए और उसी प्रकार का क्रियाकलाप अपनाया जाए तो समझा जाना चाहिए कि सृष्टि के उस रहस्य और निर्देश से अवगत हुए जिसके आधार पर सुव्यवस्था रह सकती है और प्रगति का चक्र अग्रगामी रह सकता है।